कांग्रेस महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनने के बाद प्रियंका गांधी कुछ ही देर में लखनऊ में रोड शो करेंगी। उनके साथ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और पश्चिमी यूपी के प्रभारी ज्योतिरादित्य सिंधिया भी लखनऊ जा रहे हैं। प्रियंका गांधी का रोड शो एयरपोर्ट से लेकर कांग्रेस के पार्टी दफ्तर तक करीब 25 किलोमीटर तक का होगा। इस बीच करीब 28 जगहों पर उनका स्वागत होगा। रोड शो के समय प्रियंका गांधी वाड्रा लगभग हर चौक चौराहे पर बने महापुरुषों की मूर्तियों पर माल्यार्पण करते हुए आगे बढ़ेंगी। और आपको बता दें कि प्रियंका गांधी लखनऊ पहुंच चुकी है। अब से कुछ देर में रोड शो होगा। उनके साथ राहुल गांधी भी मौजूद हैं। जब से प्रियंका गांधी को महासचिव बनाया गया है, नई भूमिका मिलने के बाद पहली बार वो लखनऊ पहुंच रही हैं। 4 दिनों तक वो लखनऊ में रहेंगी और इस बीच खास तैयारियां लखनऊ में की गई है। ग्राउंड जीरो पर हमारे रिपोर्टर भी मौजूद हैं जो पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ खास मेहमान भी हैं। लेकिन तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल जो पूरा लखनऊ है वो पोस्टरों से पटा पड़ा है। कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिल रहा है और यही जोश प्रियंका गांधी को भी दिखाने की कोशिश है। और इस वक्त तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी से हरीश खुराना है, कांग्रेस से राधिका खेड़ा है, बीएसपी समर्थक सतीश प्रकाश हमारे साथ मौजूद हैं। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। आप प्रियंका गांधी को देख सकते हैं मुस्कुराते हुए। हालांकि इससे पहले उन्होंने एक वीडियो संदेश भी दिया था कल, और आज ही उनका ट्विटर अकाउंट भी बना है जो तेजी से उसमें उनके फॉलोअर्स भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि 2014 में सोशल मीडिया की बदौलत ही बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला था। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रियंका गांधी जो नई भूमिका मिलने के बाद लखनऊ में हैं, काफी देर से उनका इंतजार हो रहा था। राहुल गांधी उनके साथ, और जो पोस्टर है उसमें आप देख सकते हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी दिखाई दे रही हैं। राज बब्बर है इस पोस्टर में, साथ ही साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया है, क्योंकि अभी तक जो पोस्टर कांग्रेस के दिखाई देते थे उसमें राहुल गांधी प्रमुख होते थे, लेकिन अब प्रियंका का साथ भी मिल गया है। और आप देख सकते हैं जो तस्वीरें आ रही हैं इंदिरा गांधी, क्योंकि जो उनके समर्थक हैं वो मानते हैं कि प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी की छवि उन्हें नजर आती है। ये आप आवाजें सुन सकते हैं, जोश कार्यकर्ताओं में है, लेकिन बड़ी चुनौती प्रियंका के लिए होगी संगठन को फिर से खड़ा करने की, क्योंकि महज कुछ समय रह गया है लोकसभा चुनावों में, कुछ ही महीने बचे हैं और यहाँ पर सुरक्षा का कड़ा घेरा भी है। आप देख सकते हैं पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस बीच कार्यकर्ताओं की लंबी फौज है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इस वक्त लखनऊ में हैं, जो कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के स्वागत के लिए पहुंचे हैं। और तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार फिर से आपको बता दें, बीजेपी से हरीश खुराना हमारे साथ है, कांग्रेस से राधिका खेड़ा हैं, बीएसपी समर्थक सतीश प्रकाश हैं, राजनीतिक विश्लेषक दुष्यंत नागर है, हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा हैं, और ग्राउंड जीरो से मौजूद है अरुण। आप जरा तस्वीरें हमें और दिखाइए। और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का इंतजार हो रहा था, वो पहुंच चुके हैं। ग्राउंड जीरो से सीधी तस्वीरें दिखाइए। देखिए, मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखाता हूं। किसी भी समय प्रियंका गांधी और राहुल गांधी एयरपोर्ट से बाहर आ सकते हैं, और एयरपोर्ट के बाहर जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनका हुजूम उनके स्वागत के लिए तैयार है। मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस पार्टी के इतिहास में एक ऐतिहासिक लम्हा इस जरिए से भी ये है, और इसलिए भी है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता बनारस से लेकर के लखनऊ तक और इलाहाबाद तक, खासतौर से रायबरेली अमेठी के कार्यकर्ता मांग करते ही रहे थे कि हमेशा प्रियंका गांधी को सक्रिय राजनीति में लाया जाए। और जब राहुल गांधी अध्यक्ष के रूप में पूरी तरह से इस्टेब्लिश हो गए, अपने आप को उन्होंने इस्टेब्लिश कर लिया 3 राज्यों में चुनाव जीत करके, तब मुफीद मौका देखा गया। और इधर समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों ने कांग्रेस को गठबंधन में लेने से इनकार कर दिया, और उसके बाद प्रियंका को राजनीति में उनकी एंट्री कराई गई। बहुत ही स्ट्रेटेजिकली, बहुत ही सही समय पर कांग्रेस ये कहती है कि हमने ये काम किया है। अब चुनौती शुरू होती है। प्रियंका गांधी आ गई राजनीति में, प्रियंका गांधी ट्विटर पे आ गई, प्रियंका गांधी लखनऊ आ गई, अब लोगों से मिलने वाली हैं। अब रिजल्ट बताएंगे कि प्रियंका गांधी का करिश्मा, उनकी बात, उनका जितना भी एक तरह से राजनीति को लोग के नजरिया है, जो वो कह रही है कि मैं युवाओं की बात करूंगी, किसानों की बात करूंगी, कार्यकर्ताओं की बात करूंगी, तो अब डिलीवर करने का समय आ रहा है। लोकसभा चुनाव सामने है। जो मांग थी कार्यकर्ताओं की, कांग्रेस जिसको ट्रम्प कार्ड कहती थी, तुरुप का इक्का कहती थी, वो तो अब आ गई सियासत में। अब बड़ी बात है कि ये कितना कारगर और कामयाब होता है ये मूव कांग्रेस। बिल्कुल अरुण, जो आप सवाल उठा रहे हैं, ये मैं राधिका खेड़ा जी से इसी का रिएक्शन लेती हूँ। राधिका जी, जो हमारे सहयोगी अरुण बता रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि राजनीति में आने में, सक्रिय राजनीति में आने में प्रियंका गांधी को देर हो गई है? जी, मैं नहीं मानती देर हुई है। हर इंसान की अपनी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, अपनी कुछ मर्जी होती है, और वो जब चाहें
तब जाते हैं राजनीति के अंदर या किसी और चीज नहीं? ये सवाल इसलिए मैंने पूछा राधिका जी, ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि संगठन नदारद है, कुछ ही महीने बचे हैं, संगठन को फिर से खड़ा करना मजबूत चुनौती है। जी बिल्कुल, वो तो खड़ा होगा। प्रियंका गांधी जी सक्रिय राजनीति में अभी आई है, लेकिन 1999 से वो काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि वो कांग्रेस पार्टी में काम नहीं कर रही। ठीक है, वो अमेठी और रायबरेली में ज्यादा काम कर रही थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से वो कांग्रेस पार्टी में अन्य जगहों पे भी काम कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी काम कर रही है। बस अब बिल्कुल, लेकिन 2014 की बात करें, 2 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई थी। राधिका जी, मैं आऊंगी आपके पास, हरीश खुराना जी के पास चलते हैं। हरीश जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए, सिर्फ हाँ और ना में जवाब दीजिएगा, उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछूंगी। आप प्रियंका को चुनौती मानते हैं? देखिए, मैं इसका जवाब हाँ नहीं, उसके बाद सुनिए इसका जवाब सुनिए। राधिका जी ने खुद माना कि 1999 राजनीति में है। 1999 से लेके आज तक रिजल्ट क्या रहा? यूपी की बात करता हूं। नहीं, उनका जो कांग्रेस का रहा, आप मुझे बताइए। अगर आप चुनौती नहीं, अगर आप चुनौती नहीं मानते हैं तो मेरी बात सुनिए। चाहे हम कैलाश विजयवर्गीय के बयान को देखें, ओपी राजभर के बयान को देखें, या फिर हरीश द्विवेदी के बयान को देखें, चॉकलेटी चेहरा, उनकी सुंदरता को लेकर के बयान दे रहे हैं। ऐसे बयान देने की बीजेपी को जरूरत क्यों है? आपने मेरे से सवाल पूछा, मैं एक सिर्फ उनका रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहा हूँ। राधिका जी ने खुद कहा कि 1999 से राजनीति के अंदर है। उनका रिजल्ट देख लीजिए, अमेठी का रिजल्ट देख लीजिए, आप रायबरेली का रिजल्ट देख लीजिए। पिछले विधानसभा के अंदर, एक मिनट सुन लीजिएगा, पिछले विधानसभा के अंदर दोहाई का आंकड़ा पार नहीं किया गांधी फैमिली के होते हुए। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन था? गांधी फैमिली। महामंत्री कौन था? गांधी फैमिली। ऐसे बयान देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? मेरा मानना ये है, प्रधानमंत्री आकर बोलते हैं, तमाम मंत्री आकर के बोलते हैं, नहीं फिर ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? अगर आप सवाल पूछो, जवाब भी सुनिए ना। ये चला हुआ कारतूस है, मैं मुंह पे बोल रहा हूँ। गांधी फैमिली यूपी के लिए चला हुआ कारतूस इसलिए है कि 99 से लेके आज तक गांधी फैमिली ही राष्ट्रीय अध्यक्ष और महामंत्री के रूप में। लेकिन हरीश जी, जो सवाल मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब तो आप नहीं दे रहे हैं। खैर, हम अब चलते हैं सतीश प्रकाश के पास। सतीश जी, हमने देखा कि अब कांग्रेस को उम्मीद थी कि बीएसपी और एसपी का साथ मिलेगा, लेकिन अंतिम समय में तो बीएसपी ने धोखा दे दिया। अब प्रियंका, मेरी बात सुनिए, प्रियंका गांधी अब सक्रिय राजनीति में आई हैं, तो आपको क्या लगता है वोट बैंक का बिखराव होगा? नहीं, वोट बैंक का बिखराव नहीं होगा। मैं जानता हूं कि सेवा और समर्पण किसी सम्मान के लिए नहीं होती, लेकिन आपके इन प्रयासों को हाल में देश में बहुत बड़ी पहचान मिली है। अक्सर भाजपा कांग्रेस में खुदी रोटी के लिए संघर्ष करना, इसका सबसे नकारात्मक प्रभाव हमारे बच्चों पर पड़ा। अब बदली परिस्थितियों में पोषकता के साथ साथ पर्याप्त और अच्छी गुणवत्ता वाला भोजन बच्चों को मिले, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। इस काम में अक्षय पात्र से जुड़े आप सभी लोग, खाना बनाने वालों से लेकर खाना पहुंचाने और परोसने वाले तक के काम में जुटे सभी व्यक्ति देश की मदद कर रहे हैं। साथियों, जिस प्रकार मजबूत इमारत के लिए नींव का ठोस होना जरूरी है, उसी प्रकार शक्तिशाली नए भारत के लिए पोषित और स्वस्थ बचपन का होना भी जरूरी है। यदि देश का बचपन कमजोर रहेगा तो उसके विकास की गति धीमी हो जाएगी। यदि जन्म से पहले और जन्म के फौरन बाद बच्चों के खाने पीने पर ध्यान दिया जाए और बीमारियों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाया जाए, तो भविष्य में स्वास्थ्य को लेकर परेशानियां कम होगी। भगवद गीता में कहा है, युक्ताहार विहारस्य युक्ता चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावोदस्य योगो भवति सुखदा। मतलब जिसका आहार, आचार और चाल संतुलित हो, जो नियम से सोता और जागता हो, ध्यान का रास्ता उसके सभी दुखों को समाप्त कर देता है। इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए बीते 55 महीनों में केंद्र सरकार ने बच्चों को एक स्वस्थ जीवन देने के लिए
माता और बच्चों के पोषण, उनके स्वास्थ्य पर बल दिया है। साथियों, बच्चों के पोषण के लिए केंद्र सरकार ने समग्रता के साथ काम किया। बचपन के इर्द गिर्द एक मजबूत सुरक्षा घेरा बनाने का प्रयास किया गया। सुरक्षा के इस घेरे के 3 पहलू, पोषण का एक महत्वपूर्ण पहलू, खान-पान, टीकाकरण और स्वच्छता। मुझे खुशी है कि अक्षय पात्र से जुड़े आप सभी साथी इस सुरक्षा कवच को मजबूत करने के लिए सरकार के प्रयासों को आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, स्वास्थ्य का संबंध, सीधा संबंध पोषण से, हमारे खाने पीने से। यदि हम सिर्फ पोषण के अभियान को हर माता, हर शिशु तक पहुंचाने में सफल हुए तो अनेक जीवन बच जाएंगे। इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने पिछले वर्ष राजस्थान के झुंझुनू से देश भर में राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की। इस मिशन की गंभीरता को देखते हुए पिछले वर्ष सितंबर के महीने को पोषण के लिए ही समर्पित किया गया। साथियों, पोषण की व्यवस्था हो, स्वच्छता हो, टीकाकरण हो, ऐसा नहीं है कि पहले इस बारे में नहीं सोचा गया। इन तमाम पहलुओं को लेकर आजादी के बाद से ही अनेक कार्यक्रम चले, लेकिन हमें बहुत अधिक सफलता इन वर्षों में नहीं मिली। हमसे कम संसाधनों वाले छोटे देश भी इस क्षेत्र में हमसे आगे निकल गए। इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए 2014 से हमने नई रणनीति के साथ काम करना शुरू किया। टीकाकरण के अभियान को मिशन मोड पर चलाने का फैसला लिया। मिशन इंद्रधनुष के तहत देश के हर बच्चे तक पहुंचने का लक्ष्य तय किया गया। साथियों, अब तक इस मिशन के तहत देश में लगभग 3 करोड़ 40 लाख बच्चों और करीब 90 लाख गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करवाया जा चुका है। जिस गति से काम हो रहा है उससे तय है कि संपूर्ण टीकाकरण का हमारा लक्ष्य अब ज्यादा दूर नहीं है। साथियों, हमने टीकाकरण अभियान को तेजी तो दी ही है, टीकों की संख्या में भी बढ़ोतरी की। पहले के कार्यक्रम में 5 नए टीके जोड़े गए, जिसमें से एक एन्सेफेलाइटिस यानी जापानी बुखार का भी है, जिसका सबसे ज्यादा खतरा हमारे उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में देखा गया। अब कुल 12 टीके बच्चों को लगाए जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि भारत के प्रयासों को, मिशन इंद्रधनुष को आज दुनिया भर में सराहा जा रहा है। हाल ही में एक मशहूर मेडिकल जर्नल ने इस कार्यक्रम को दुनिया की 12 बेस्ट प्रैक्टिसेस में चुना। साथियों, चाहे मिशन इंद्रधनुष हो या फिर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, बच्चों और प्रसूता माताओं के स्वास्थ्य, सुरक्षित गर्भ और गर्भ के दौरान पोषक आहार के लिए दी जा रही 6,000 रुपये की मदद, इससे देश में नवजात बच्चों और गर्भ के दौरान माताओं के जीवन पर आने वाले संकट को बहुत कम किया है। साथियों,
बच्चों के सुरक्षा कवच का एक महत्वपूर्ण पहलू है स्वच्छता। गंदगी विशेष तौर पर बच्चों के लिए घातक सिद्ध होती है, क्योंकि उसको इस तरह के वातावरण में जीना पड़ता है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के जीवन को डायरिया से सबसे अधिक खतरा है। स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से इस खतरे को दूर करने का बीड़ा हमने उठाया। पिछले साल एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट आई है जिसमें संभावना जताई गई कि सिर्फ स्वच्छ भारत मिशन से टॉयलेट के उपयोग से ही करीब 3 लाख लोगों का जीवन बच सकता है। ये ताकत। तो प्रधानमंत्री मोदी को आप सुन रहे थे, जो अक्षय पात्र फाउंडेशन के कार्यक्रम में थे और 300 करोड़वीं थाली आज वो परोसेंगे। ये दरअसल फाउंडेशन बच्चों को मिड डे मील का खाना देता है। और अब आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये लखनऊ की तस्वीरें हैं जहां पर प्रियंका का मेगा रोड शो बस अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाला है और एयरपोर्ट पहुंच चुकी हैं प्रियंका गांधी। उनके साथ राहुल गांधी भी हैं। कार्यकर्ताओं में जोश है, उनके हाथों में पोस्टर्स हैं जिसमें प्रियंका गांधी की तुलना इंदिरा गांधी से की गई है। ये रोड शो एयरपोर्ट से शुरू होकर के कांग्रेस दफ्तर तक जाएगा। लगभग 25 किलोमीटर लंबा ये रोड शो होगा। पल पल हमारी नजर इस पर बनी हुई है। आप सुन सकते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। 4 दिन तक प्रियंका गांधी लखनऊ में रहेंगी और जब से वो महासचिव बनी है, नई भूमिका मिली है, उसके बाद वो पहली बार आज लखनऊ पहुंची हैं। पूरे लखनऊ शहर को पोस्टरों से पाट दिया गया है। उनके साथ वेस्ट यूपी के प्रभारी ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हैं, साथ ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी। कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से। और इस बीच प्रियंका गांधी मीडिया से मुखातिब भी होंगी, एक रैली को संबोधित भी करेंगी। काफी व्यस्त उनका ये कार्यक्रम है। लेकिन इस बीच कई चुनौतियां हैं जिसका सामना प्रियंका वाड्रा को करना होगा। चाहे हम देखें, रॉबर्ट वाड्रा पर ईडी का शिकंजा कस रहा है, उसको लेकर के भी तमाम सवालों का सामना उन्हें करना होगा। 2 तस्वीरें, अब से कुछ देर पहले की तस्वीर जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एयरपोर्ट से बाहर निकले। अरुण हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं। अरुण, कितनी देर में ये रोड शो शुरू होगा? देखिए, मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूं। इस वक्त ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत की तैयारी और एक बड़ा सा बस जो एंट्री पॉइंट है एयरपोर्ट का, उधर से आकर के और एग्जिट की तरफ खड़ा हुआ है। एसपीजी के 2 सुरक्षाकर्मी, अगर वहां तक नजर पहुंच पा रही हो कैमरे की, तो एसपीजी के 2 सुरक्षाकर्मी हैं जो इस पूरे जो बस है उसको चेक कर रहे हैं। और प्रियंका गांधी की पहली तस्वीर आप देखिए, प्रियंका गांधी आ चुकी है यहाँ पर। प्रियंका गांधी की पहली तस्वीर, राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया बस पर इस वक्त आ चुके हैं। रोड शो की शुरुआत यहाँ एयरपोर्ट से हो गई है और आपको सबसे आगे राहुल गांधी कुर्ता पायजामा पहने हुए सबसे आगे राहुल गांधी दिख रहे हैं और उसके पीछे, ठीक पीछे प्रियंका गांधी की तस्वीर आप अपने कैमरे में देख सकती हैं। कमल देव, क्या वहां तक कैमरे की नजर पहुंच पा रही है? जी देखिए, कमल देव के मुताबिक इस वक्त हमारे जो दर्शक हैं वो सीधी तस्वीरें देख पा रहे होंगे। बीच में 2 पेड़ हैं, उन दोनों पेड़ों के बीच में ये बस खड़ी है और उसके आगे, ठीक आगे मीडिया का ट्रक है जहां पर हम इस वक्त खड़े हैं। तो एक बार बस के ऊपर आकर के मुझे लगता है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नीचे की तरफ जा रहे हैं या पीछे की तरफ जो लोग खड़े हैं उनका अभिवादन कर रहे हैं। इस वक्त एसपीजी की तरफ से उस पूरी बस की चेकिंग हो रही है। दोबारा से एक बार चेकिंग हो चुकी थी पहले। जाहिर सी बात है, 2 एसपीजी प्रोटेक्टिव एक साथ उस बस पर सवार होने वाले हैं, उसके रूफ पर, उसकी छत पर सवार होने वाले, इसलिए एक्स्ट्रा एहतियात मुझे लगता है कि यहाँ पर जो सुरक्षा दल के लोग हैं वो बरत रहे हैं। इस वक्त अभी फिर मैं देख पा रहा हूँ कि राहुल गांधी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और उसके अलावा पार्टी के अन्य नेता, 2 और नेताओं को ऊपर मुझे लगता है कि जगह दी गई है। लेकिन राहुल गांधी एक बार फिर तस्वीरों में मुझे दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का ये जो रोड शो है वो एयरपोर्ट से लेकर के और प्रदेश कांग्रेस का जो दफ्तर है, लगभग 40 से 44 के आसपास पॉइंट ऐसे बताए जा रहे हैं जहां पर स्वागत होगा। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जो रोड शो होता है इस तरह का, या उनकी जो यात्राएं होती हैं, काफी उसका शेड्यूल बिजी होता है। और आज भी ये लगभग 20 किलोमीटर से ज्यादा का जो दूरी है उसको तय करने में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मुताबिक स्वागत की तैयारी जिस तरह की है, 4 घंटे के आसपास लगने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि बीच में
एक जो लाल बाग गर्ल्स कॉलेज है वहां पर एक छोटी सी रैली का भी आयोजन है और उस रैली में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया तीनों अपने विचार रखेंगे उत्तर प्रदेश को लेकर के। उनकी क्या रणनीति है, खासतौर से प्रियंका गांधी की बात पर सबकी नजर होगी और उनकी बात के मायने इसलिए भी होंगे क्योंकि उनको तुरुप के इक्के के रूप में इस्तेमाल किया गया है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा यह जा रहा है कि आखिरी दांव है उत्तर प्रदेश में पार्टी को रिवाइव करने के लिए, पार्टी को दोबारा से खड़ा करने के लिए, जो पार्टी का एक समय गौरव था। और इस वक्त फिर तस्वीरों में मैं अगर आपको दिखाऊं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया मुझे साफ नजर आ रहे हैं यहाँ से और उनके पीछे राहुल गांधी पहले मुझे सिर्फ कुर्ते पैजामे में नजर आ रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है शायद उन्होंने जैकेट पहनी है। थोड़ी देर में जब तस्वीरें सामने आएंगी तो साफ हो पाएगा। लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, तीन बड़े नेताओं को यहाँ जो बस है बड़ी सी, ये बस भी एक इसका भी इतिहास है। अगर आपको बताऊं कि पंजाब में जिस वक्त कांग्रेस पार्टी हर जगह हार रही थी, वहां पर पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह जब चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने इस बस का इस्तेमाल किया था और उसी बस को यहाँ लाया गया शायद इस नजरिए से कि शुभ है ये पार्टी के लिए। और राहुल गांधी वैसे उसी कुर्ते पैजामे में मुझे साफ नजर आ रहे हैं। तो सर्दी यहाँ पर सुबह बहुत ज्यादा थी, लेकिन इस वक्त गर्मी का एहसास हो रहा है और राहुल गांधी ने पहले ही शायद भाप लिया कि उत्तर प्रदेश की सरजमी पर सियासी गर्मी ज्यादा है और इसलिए जैकेट, अमूमन वो हाफ जैकेट पहना करते हैं, लेकिन अभी इस वक्त कोई जैकेट उनके शरीर पर नहीं है। बिल्कुल अरुण, तो ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि राज बब्बर भी हैं हमारे साथ, हमारे खास मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। अब हम चलते हैं राजनीतिक विश्लेषक दुष्यंत नागर के पास। दुष्यंत जी, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, कार्यकर्ताओं में जोश है, नेताओं में जोश है, लेकिन 20 साल तक प्रियंका गांधी सक्रिय राजनीति में नहीं थी। कितनी बड़ी अग्नि परीक्षा है प्रियंका के लिए? देखिए, जो आज देश के हालात हैं, खास करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो पिछले 5 साल से चल रही है केंद्र में, वो लोगों को रोजगार देने में असफल रही है, भ्रष्टाचार रोकने में असफल रही है। तो आज कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ा अवसर है। जो राफेल जैसे भ्रष्टाचार के मुद्दे को, जिसको कांग्रेस अध्यक्ष ने लोगों के बीच में लेके आए हैं और हिंदी हार्टलैंड के 3 राज्यों की जीत के बाद में एक कांग्रेस के अनुकूल माहौल उत्तर प्रदेश में है, तो कांग्रेस इस 2019 के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उत्तर प्रदेश में उभरने का और प्रियंका जी की मॉनिटरिंग में, उनकी लीडरशिप में सबसे ज़्यादा यूपी में सीट जुटाने का एक अच्छा मौका है। चलिए, तो आप अच्छा मौका मानते हैं। अमिताभ सिन्हा के पास चलते हैं। अमिताभ, आप इस पूरे मामले पर बारीकी से नजर रखते आए हैं, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि जो इस वक्त परिस्थितियां हैं, अगर हम रॉबर्ट वाड्रा को लेकर के देखें तो प्रियंका गांधी ने साथ दिया उनकी, क्योंकि पारिवारिक जिम्मेदारी भी बनती है, लेकिन बीजेपी इसका फायदा उठाना चाहेगी क्योंकि बीजेपी की राजनीति को यह सूट करता है। देखिए, मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा, 3 मुश्किलें और 3 फायदे। पहला फायदा ये कि निर्जीव पड़ी कांग्रेस में जान फूक रही है, इसीलिए हुक्म का इक्का चल दिया है कांग्रेस ने। प्रियंका उत्तर प्रदेश में घूमेगी तो जाहिर तौर पर युवा वोटरों को लुभाने की कोशिश की जाएगी। पहली जो प्रियंका का फायदा ये है। दूसरा, महागठबंधन ने उनको सीटें नहीं दी, सिर्फ 2 सीटों पर सिमट के रह जाती कांग्रेस। इसीलिए कांग्रेस आला कमान ने फैसला किया कि हमें ऐसे ट्रम्प कार्ड को उतारना है, उत्तर प्रदेश में पार्टी को मजबूत करना है, ताकि आने वाले दिनों में अगर 2019 में कम सीटें भी हैं, लेकिन कम से कम अगर सीटें चुनाव लड़ रहे हैं तो हर जगह कार्यकर्ता खड़ा हो जाए, उनके उम्मीदवार खड़े हो जाएं, ताकि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस खड़ी हो जाए, निर्जीव आईसीयू से वापस जनरल वार्ड में आ जाए। कम से कम ये कोशिश प्रियंका गांधी को उतार के की जा रही है, क्योंकि कांग्रेस की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी। नुकसान की बात, प्रियंका गांधी वाड्रा नाम है उनका, बीजेपी रॉबर्ट वाड्रा की लगातार पूछताछ कर रही है, ईडी पूछताछ कर रही है, भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर कांग्रेस अलग खड़ी होती है, महागठबंधन कांग्रेस बीजेपी, और ये त्रिकोणीय संघर्ष जो होगा ये शायद बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा। शायद बीजेपी नेताओं की बातें इसके लिए भी खिली हुई होगी, क्योंकि इस तमाम सीटों पर अगर कांग्रेस लड़ती है तो ये फायदा बीजेपी की तरफ जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके फायदे नुकसान दोनों बताए हैं। नए मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी से जफर इस्लाम भी जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। जफर जी, जो तस्वीरें तो हम देख पा रहे हैं, जोश तो है, लेकिन बीजेपी किस तरीके से देखती है प्रियंका गांधी वाड्रा को? कितनी बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए? देखिए, बीजेपी भाई आज पहली बार कोई जनरल सेक्रेटरी तो कांग्रेस में बना नहीं है। कांग्रेस में पहले भी जनरल सेक्रेटरी बना है, लेकिन जिस तरह से वो वेलकम करना चाहते हैं अपने जनरल सेक्रेटरी को, उससे सिर्फ एक ही चीज़ जाहिर होती है कि वंशवाद को आज भी उसी तरह से पैनापन तौर से बढ़ाना चाहते हैं जैसे वो पिछले 70 सालों में बढ़ाया है। और देश की जनता उससे कहीं ना कहीं बिल्कुल परेशान हो चुकी है वंशवाद से। और इससे ये सिर्फ जाहिर होता है कि कांग्रेस के पास यही उनकी स्ट्रेंथ है, और लेकिन सबसे बड़ी वीकनेस यही होगी, ये आप जान लीजिए
अगर वो देश की जनता आज अगर एजेंसीज पूछ रही है मिस्टर वाड्रा से कि उन्होंने कौन कौन सा करप्शन किया है, तो देश की जनता ये 3 लोग जो बेल पे हैं और मिसेस वाड्रा से, लेकिन जफर जी आपने रॉबर्ट वाड्रा का जिक्र किया, सवाल मेरा सुनिए। जब 2014 में मोदी प्रधानमंत्री बने थे, प्रचार हुआ था, उन्होंने कहा था कि 6 महीने में जीजा जी को जेल भिजवा देंगे। 2014 से 2019 आ गया, अब क्यों याद आई जांच एजेंसियों को चुनाव से ठीक पहले? इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। नहीं, बिल्कुल मैं आपको इसका सीधा जवाब देता हूं कि देश का आप इतिहास देखिए कि जो कानून जो है अपना कानून के हाथ लंबे होते हैं और लेकिन समय से आते हैं। कोई हमारी सरकार विंडिक्टिव सरकार तो नहीं है, हम कोई विंडिक्टिव पार्टी तो है नहीं, हम अपने कानून के दायरे में चलते हैं। कानून के दायरे में जो काम हो रहा है वो हो रहा है, ठीक है, देर हो सकता है लेकिन दुरुस्त फैसला होगा। लेकिन जफर जी ये सवाल इसलिए था ना क्योंकि जब आप लोग सत्ता में नहीं थे, आपने आरोप लगाया था कांग्रेस पर कि वो राजनीतिक एजेंसियां जो है वो कांग्रेस के इशारे पर काम कर रही है। अब तो सत्ता में आप है, पहले तो ये आरोप आपने कांग्रेस पर लगाया था जब उन्होंने वाड्रा पर कार्रवाई नहीं की थी, कांग्रेस की सरकार थी। देखिए यही तो फर्क है, सामने फर्क आपके दिख रहा है। अगर हम सत्ता में रह के एजेंसीज को अपने पूरी छूट देके रखिए कि अपने हिसाब से अपने एविडेंस के बेसिस पे चलो, किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, उसका मुजाहरा हमने किया। ये बिल्कुल आपके सामने डेमोन्स्ट्रेट किया कि हम एजेंसीज को पूरी छूट देते हैं अपने हिसाब से, इंडिपेंडेंटली, विदाउट एनी इंटरफेरेंस, कोई हस्तक्षेप के बिना चलना चाहिए, वैसे चल रही है। अब इसमें हम इन्फ्लुएंस तो नहीं कर सकते, वो अपने एविडेंस के बेसिस पे चल रही है, उनको लेकिन जफर जी आप कुछ भी कहें, टाइमिंग को लेकर के सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं, टाइमिंग को लेकर के सवाल हैं। जवाब देश कोर्ट में नहीं, जनता की कोर्ट में लोग पूछेंगे कि आखिर वो क्या बात है। चलिए चुनावी नतीजों में ये साफ हो जाएगा। जफर जी और भी मेरे पास मेहमान मौजूद है, उनके पास भी हम चलते हैं। बिल्कुल सतीश प्रकाश के पास हम चलते हैं जो बीएसपी समर्थक है। सतीश जी अगर हम 2014 की बात करें तो बीएसपी का खाता भी नहीं खुला था, लेकिन अगर हम 2019 की बात करें तो जो बुआ बबुआ की जो ये जोड़ी है, तो कांग्रेस से तो आपको चुनौती मिल ही रही है, बीजेपी से भी चुनौती मिल रही है। आपको क्या लगता है कि आप लोगों ने 4.5 साल में ऐसा क्या किया है कि जनता फिर से आपका साथ देगी? नहीं, देखो 2 चीजें हैं। एक तो जब गठबंधन की बात आती है तो आमतौर पर गठबंधन के ऊपर ये आरोप लगता है कि उसने कांग्रेस को 2 सीटें दी, लेकिन उसको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब 5 स्टेट के इलेक्शन हो रहे हैं तो यही गठबंधन के लोगों ने कांग्रेस से भरपूर कोशिश करी कि वो मिलकर लड़ना चाहते थे। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मिलकर लड़ना चाहते थे, लेकिन ये भी सच्चाई है 50 सीटें मांग रहे थे होती है। सतीश जी क्या बात कर रहे हैं आप? 50 सीटें नहीं, 50 सीटें आप मध्य प्रदेश में लेंगे भाई, आपको क्या बात कर रहे हैं? और 50 सीटें भी आप वो मांग रहे थे जहाँ पे उनके मिनिस्टर बड़े लीडर थे, आपके पास कैंडिडेट नहीं थे वहां लड़ने के लिए। यही मत फैलाइए, देखो यही आपकी पार्टी है, आप लड़िए। आप 2009 में 534 लोकसभा पे चुनाव लड़े, एरोगेंसी के तथ्य हैं। और मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा। 534 लोकसभा सीटों पे चुनाव आपकी पार्टी लड़ी। आप ये गठबंधन की ताकत है, उत्तर प्रदेश में हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं मायावती का स्वर्णिम काल था, आप 19 सीटें जीते। आप 2 लोगों के बीच में इलेक्शन हो रहा है ना, ऐसा आप घुमा रहे हैं। आप चीजों को घुमाइए, आप मेरी एक बात को ध्यान रखिए। लेकिन सतीश जी क्योंकि जो ये गठबंधन हुआ है, महागठबंधन में कांग्रेस नहीं है, प्रियंका भी आ गई है, तो क्या इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा? सवाल ये चुनौती तो ज्यादा बढ़ गई है ना। अगर इस महागठबंधन में कांग्रेस क्यों नहीं है? अगर 5 स्टेट का इलेक्शन हो रहा है, कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है। और आप ये बताइए गठबंधन की यूपी सबसे अहम राज्य है, यूपी। आप इस बात के ऊपर चर्चा आज इसलिए नहीं कर रहे कि वहाँ कांग्रेस ने आंशिक जीत हासिल कर ली, नहीं कोई दिक्कत नहीं। अभी बात यूपी की हो रही है। अगर मध्य प्रदेश में अगर यही रिजल्ट थोड़े से प्रियंका गांधी को मिली है, इसलिए हम अभी फिलहाल यूपी की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में ऐसी है जहाँ बहुजन समाज पार्टी 2nd नंबर पर रहती है, आप देखेंगे ना। तो अगर जीतों में लेकिन जीत में कन्वर्ट नहीं होगा। सतीश जी एक सेकंड, दुष्यंत नागर जी ठीक है, जो सतीश जी बातें कर रहे हैं क्योंकि जमीनी स्तर पर देखा जाए तो हकीकत जुदा है। अगर हम कांग्रेस की संगठन की बात करें, क्योंकि संगठन बिल्कुल नदारद है, लोकसभा चुनाव में कुछ ही समय बचा है, संगठन को फिर से खड़ा करना कितनी बड़ी चुनौती है? दुष्यंत जी देखिए, कांग्रेस पार्टी कोई कैडर बेस्ड पार्टी तो है नहीं, जन समर्थन, जन आधार, मास बेस्ड पार्टी है। विचारधारा के आधार पे घर घर में, हर गांव में आपको कांग्रेस के लोग मिलेंगे। एक ऐसा लीडरशिप उनको चाहिए जो सबको संगठित करके, मोटिवेट करके, प्रेरणा देके बूथ तक ले जाए, बस हो गया काम। और दूसरा, हमारे सतीश जी से पूछना चाहता हूँ
आप बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं। राफेल पे आपकी अध्यक्षा ने कितनी बार सवाल पूछे? नहीं, आप बताइए कौन से भारतीय जनता पार्टी, आप अगर विकल्प देना चाहते हो मोदी का, सर हम अच्छी तरीके से जानते हैं सर, आप अगर मोदी का विकल्प देश को देना चाहते हैं तो आप भ्रष्टाचार के मुद्दे पे जो सबसे बड़ा मोदी सरकार ने सबसे ज्यादा जो भ्रष्टाचार किया है उसके ऊपर आप सवाल 2014 में किसानों की आत्महत्या पे आप सवाल नहीं अगर कोई आवाज डालने वाला है वो दलित मूवमेंट है। आप मानिए नहीं, आप ऐसे शब्दों का प्रयोग मत करिए। मरी हुई कांग्रेस आपको कहां से लग रही है भाई? देश की ऐसी पार्टी है सबसे ज्यादा जिसने दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए सबसे ज्यादा काम किया, मनरेगा जैसी योजना लाकर डायरेक्ट कैश ट्रांसफर किया। बीजेपी अत्याचार कर रही थी तब वो दलित मूवमेंट था जो बीच में जाकर के खड़ा हुआ। आप ऐसी बात नहीं, लेकिन ठीक है, पहले तो एक साथ लड़ने की बात की, अब जब अलग-अलग हो रहा है, फिर भी आप राफेल पे बात करेंगे ना। पहले तो एक साथ लड़ने की बात की, अब जब अलग-अलग हो गए हैं तो ये आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। घोटाला है, सुनिए मेरी बात सुनिए, गद्दारी करिए। नहीं सुनिए, हम अमिताभ के पास चलते हैं। अमिताभ जी, आप राजनीतिक को बारीकी से देखते आए हैं, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, हम सोशल मीडिया की अब बात कर लेते हैं, क्योंकि कुछ ही देर पहले प्रियंका गांधी का जो ट्विटर अकाउंट देखने को मिला है, सिर्फ 7 लोगों को वो फॉलो कर रही हैं, लेकिन उनके फॉलोवर्स तेजी से बढ़ रहे हैं। तो क्या आप कहेंगे, क्योंकि 2014 में सोशल मीडिया की बदौलत ही बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला था, अब स्थिति क्या है? देखिए, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा जरिया था, लेकिन इसके चलते प्रचंड बहुमत मिला, यह कहना बड़ा आंशिक रूप से विजय को धता बताने वाला होगा, क्योंकि उस समय संघ से लेकर जितनी भी बीजेपी के संगठन थे वो लगातार बूथ के लेवल तक जुटे थे। उस समय कांग्रेस के खिलाफ जनमत उभर के आया था तमाम भ्रष्टाचारों के बाद से, तो एक हवा चल रही थी, नरेंद्र मोदी ने एक उम्मीद जताई थी, तो तमाम चीजें मिली थी, तब जाकर सत्ता में आई थी। हाँ, इन 4-5 सालों में स्थितियां बदली हैं। कांग्रेस सोशल मीडिया पर आई है, कांग्रेस ने बराबर झटके दे रही है बीजेपी को, उन्हीं के हथियार से उन पे वार कर रही है। सबसे अहम बात जो ये है, बीजेपी अभी भी अगर एजेंडा कांग्रेस सेट करती है, जवाब बीजेपी दे रही है। प्रियंका का कूदना भी उसी दिशा में एक कदम है कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा पहलू है। इसका सबसे बड़ा पहलू यह है कि पहली बार वोट देने वाले वोटरों की संख्या बहुत ज्यादा है, जिसको प्रधानमंत्री मोदी लगातार टारगेट कर रहे हैं 2014 से लगातार, जो करीब 18 करोड़ के करीब आसपास आते हैं। बिल्कुल, जो संदेश भी प्रियंका ने जारी किया था उसमें भी उन्होंने युवाओं को टारगेट किया है। जफर इस्लाम भी हमारे साथ बने हुए हैं। जफर जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि बीजेपी के खेमे में इतनी खलबली क्यों है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि चाहे हम कैलाश विजयवर्गीय के बयान को देखें, हरीश द्विवेदी के बयान को देखें, या फिर ओपी राजभर के बयान को देखें, कोई चॉकलेटी चेहरा बता रहा है, कोई सुंदरता पर कटाक्ष कर रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हकीकत तो यह है कि ये उनका आंतरिक मामला है। अरे यूपी सरकार में मंत्री हैं ओपी राजभर, वो ऐसे बयान देते हैं, आंतरिक मामला कैसे हो जाता है सर? नहीं, मैं तो कह रहा हूं ना, नहीं, मैं कह रहा हूं कि इन सब चीजों का कोई बहुत बड़ा असर किसी चीज पे नहीं होता है, और ना तो इसका संज्ञान लिया जाता है। ठीक है, जनरल सेक्रेटरी एक उनका है, उनका रोड शो रहा है, उनका आंतरिक मामला, हमें उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस लेवल पे, जिस पैमाने पे ये चाहते हैं इसको प्रोजेक्ट करने में, उसके लिए जमीन पे लोग होने चाहिए। नहीं, लेकिन महिला की गरिमा को गिराने वाले बयान भी तो आपके नेताओं की तरफ से सामने आए ना, जबकि आपका कमिटेड वर्कर और सोल्जर ना हो। नहीं, अरे भाई, एक आध दो बयान अगर कोई आया तो मैं तो उसके बारे में नहीं जानता हूं, लेकिन आप देखिए जो काफी बयान आए हैं जफर जी, जो माउथपीस है सरकार के और पार्टी के, उन्होंने क्या बात कही? उन्होंने कोई ऐसी बात ही नहीं कही। हर ने एक कहा भाई उनका अपना आंतरिक वाला उन्हें करने दीजिए। जफर जी, वो बयान हमारे पास है, हम उनको सुनवा भी सकते हैं, लेकिन उस पर हम नहीं जाएंगे। जिस तरह से कांग्रेस, दुष्यंत जी और जिस तरह से बसपा लड़ रही थी, वही होने वाला है जमीन पे। ये जो आपके स्टूडियो में भी हो रहा था, वो जमीन पे होगा, आपस में ये लड़ेंगे। सिर्फ फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी का। चलिए, आप भारतीय जनता पार्टी का फायदा बता रहे हैं और हमारे साथ तमाम मेहमान भी इस वक्त मौजूद हैं। हम चलते हैं अब दुष्यंत नागर जी के पास। दुष्यंत जी, जो बीजेपी कह रही है कि फायदा बीजेपी को होगा, आप कैसे इसे देखते हैं कि प्रियंका के आने से क्या कांग्रेस को फायदा होगा, या फिर महागठबंधन को नुकसान होगा, या बीजेपी को फायदा होगा? देखिए, उत्तर प्रदेश के युवाओं को फायदा होगा, किसानों को फायदा होगा, जिनकी बात कोई नहीं सुन रहा। कल प्रियंका जी का मैसेज आया, उन्होंने सीधा संदेश दिया है युवाओं के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए। आज प्रियंका गांधी कांग्रेस के महासचिव और यूपी के इंचार्ज के रूप में दबे कुचले पिछड़े वर्ग की आवाज़ बन के उभरेंगी, और मेरा मानना है 80 सीटों की जो अति महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश है, वहाँ कांग्रेस एक नंबर की पार्टी बन के आएगी।
युवाओं के मुद्दों को आज मजबूरी होगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कि वो उनको ऊपर लाए। योगी सरकार के ऊपर दबाव होगा कि वो किसानों का ऋण माफ करे, तो इसका जो फायदा होगा युवाओं को होगा, किसानों को होगा, और कांग्रेस पार्टी को तो निश्चित रूप से होने ही जा रहा है। चलिए, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को फायदा मिलेगा। ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी अरुण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, क्या तस्वीरें आप हमें दिखा रहे हैं? देखिए, अभी एयरपोर्ट के पास से ही ये काफिला निकला है और जो रोड शो की शुरुआत हो गई है बाकायदा। इस वक्त राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और एक जो मंच की जो बस के ऊपर मंच बना है उसकी तस्वीरों को अगर हम विश्लेषित करें तो युवा कांग्रेस दिखाई यहाँ पर दे रही है, क्योंकि अगर आप देखिए तो जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, हालांकि कई सारे लोग सवाल खड़े कर सकते हैं कि राहुल गांधी युवा कैसे हैं, आरपीएन सिंह युवा कैसे हैं, लेकिन अपेक्षाकृत रूप से मैं युवा कहता हूं क्योंकि 50 के उम्र के आसपास के ये सारे लोग हैं। और जितने पुराने उम्र के नेता हैं या अगर 60 साल से ज्यादा के नेता, मैं देख रहा हूं कि उनको उसके पीछे एक ट्रक बना हुआ है, उस पर रखा गया है। यहाँ पर एक ही जो नेता है वो 60 साल से ज्यादा की उम्र का, वो है पीएल पुनिया, जो दलित चेहरा है पार्टी के। तो आप अगर सिर्फ और सिर्फ रोड शो में जो बस है उसको देखें तो आगे की राजनीति साफ हो जाती है। राहुल गांधी बीचों बीच हैं, उनके बाईं तरफ प्रियंका गांधी हैं, दाहिनी तरफ उनके ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, राज बब्बर उसके ठीक पीछे हैं, जितिन प्रसाद हैं जो एक ब्राह्मण चेहरा के तौर पर उत्तर प्रदेश में पहचाने जाने जाते हैं, पीएल पुनिया दलित चेहरा के तौर पर पहचाने जाते हैं, अनु टंडन, यहाँ पर एक वो अनु टंडन को भी यहाँ पर बस के ऊपर रखा गया है। तो मैं ये कहूंगा कि आरपीएन सिंह को भी पिछड़े वर्ग के नेता के रूप में देखा जाता है। तो मेरे हिसाब से एक बहुत ही समझदारी से और एक स्ट्रेटजी, एक रणनीति के तहत यहाँ पर मंच पर जगह दी गई है। जो प्रदेश के नेता हैं, कई ऐसे नेता हैं जो पार्टी के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनको इस पर जगह नहीं दी गई है। शायद ये दिखाने, बताने और समझाने की कोशिश है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के साथ कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व है प्रदेश में, वो भी अब एक युवा नेतृत्व होने वाला है। और मैं आपको बताऊं, 2022 के लिए बहुत ही गंभीरता से विचार इस बात का हो रहा है कि प्रियंका गांधी अब यहाँ पर 2019 में लोकसभा चुनाव में नतीजे अच्छा देती हैं तो हो सकता है कि प्रियंका गांधी को ही मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में 2022 के लिए कांग्रेस पार्टी पेश करे, क्योंकि 2017 में जो प्रशांत किशोर ने रणनीति बनाई थी उसके केंद्र बिंदु में प्रियंका गांधी थी। हालांकि बाद में नेहरू गांधी परिवार के अंदर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के अंदर जो बैठक उनके घर में 10 जनपद में हुई थी, उसमें तय हुआ था कि ये मुफीद सही वक्त नहीं है प्रियंका गांधी को राजनीति में एंट्री कराने का, उनको राजनीति में उतारने का। और उस समय बिल्कुल एक खास रणनीति के तहत जो है उन्हें लोकसभा चुनावों से पहले उतारा गया है। अरुण, आप हमारे साथ बने रहिए और इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण जी भी जुड़ गए हैं जो कि स्टूडियो में मौजूद हैं। शेष जी, प्रियंका गांधी का ये सियासी डेब्यू भी कहा जा रहा है और रोड शो तो हम देख रहे हैं, उत्साह भी है कार्यकर्ताओं में। आप कैसे देखते हैं प्रियंका गांधी की इस नई भूमिका को? एक तो सियासी डेब्यू बिल्कुल नहीं है, पिछले 20 साल से वो राजनीति में हैं और झमाझम कार्य कर रही हैं। और सक्रिय राजनीति में नहीं है। क्या सक्रिय नहीं थी, अब जिम्मेदारी दे दी गई है। भैया वोट मांगने भीख मांग रहे। मैंने रामसेवक विधायक चुनाव हार चुके थे और जितने लोग उनके खिलाफ थे उन्होंने शुकुल बाजार से लेके मुंशीगंज तक दिन भर जीप में, खुली जीप में गई हैं और सबको उन्होंने कहा कि वो इसको जिताओ। तो अमेठी वालों में प्रियंका गांधी प्रियंका नहीं कहती, भैया कही जाती हैं। तो सबको पकड़ पकड़ के इनकी लिस्ट लेके गई थी कि फलाने फलाने रामसेवक को हरा रहे हैं। तो सबको उन्होंने कहा तो फुल फ्लेजेड राजनीति, यही तो राजनीति है। तो वो फुल फ्लेजेड राजनीति में अब जो है उनको नेशनल राजनीति में लोगों ने शेष जी, मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि कुछ देर के लिए हमें रुकना होगा। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी।